कभी सोचा है कि आज भी जब हम शादी के विज्ञापन देखते हैं तो उसमें जाति का कॉलम क्यों होता है? या फिर ऐसा क्यों है कि कुछ खास तरह के काम आज भी कुछ खास समुदायों से ही जुड़े हुए हैं? तो आज हम भारत की जाति व्यवस्था की इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी पहचान जो सदियों पुरानी तो है पर लगातार बदल भी रही है। चलिए मिलकर इस पहेली को समझते हैं। तो इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि थियोरी में मतलब कागज पर ये जाति व्यवस्था है क्या। फिर देखेंगे कि असल जिंदगी में इसका क्या असर होता है, खासकर असमानता के मामले में। इसके बाद हम उन ताकतों पर भी नजर डालेंगे जो इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। और आखिर में इस बड़े ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये पहचान एक ही साथ इतनी पक्की और इतनी बदलती हुई कैसे हो सकती है। देखिए, जाति व्यवस्था को समझने की चाबी ना इस बात में छुपी है कि इसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जो हमें पुरानी किताबों में थ्योरी में मिलता है, और दूसरा वो जो भारत की सड़कों पर असल जिंदगी में दिखता है। चलिए इन दोनों के बीच का जो फर्क है उससे ही समझते हैं। पहले इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए वर्ण जो है वो देश का एक बहुत ही सिंपल सा नक्शा है जिसमें बस 4 मोटे मोटे हिस्से दिखाए गए हैं। लेकिन जाति क्या है? वो एक गूगल मैप्स की सैटेलाइट इमेज की तरह है जिसमें हजारों घुमावदार गलियां हैं, मोहल्ले हैं, लोकल रीति रिवाज हैं, और असल में लोगों की जिंदगी इसी डिटेल्ड मैप के हिसाब से चलती है। ये देखिए, यहां पर वो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ आपको दिखता है 4 वर्णों का एक सीधा साधा थ्योरेटिकल पिरामिड, लेकिन असलियत क्या है? हजारों जातियों का एक उलझा हुआ जाल। ये वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ही ट्रेडिशनली शादियां होती आई हैं, और यही जातियां हैं, वर्ण नहीं, जो सोशल लाइफ के असली नियम तय करती हैं। तो इस थियरी का, इस पूरे ढांचे का लोगों की जिंदगी पर असल में क्या मतलब है? ये किसी की दौलत, मौके और यहां तक कि उसके काम पर कैसे असर डालती है? चलिए अब इन कड़वी सच्चाइयों पर एक नजर डालते हैं। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। जरा सोचिए, देश की लगभग आधी दौलत आबादी के सिर्फ 22% हिस्से के हाथों में है, और यह बंटवारा काफी हद तक जाति की लकीरों पर टिका है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि मौके और प्रिविलेज कितने गैर बराबरी से बटे हुए हैं। और ये जो इनइक्वालिटी है, यह सिर्फ दौलत तक ही नहीं रुकती। जब हम गरीबी को देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। अनुसूचित जनजातियों में हर 2 में से 1 इंसान गरीबी में जी रहा है। अनुसूचित जातियों में ये आंकड़ा हर 3 में से 1 है। ये नंबर्स उन गहरी ढांचागत रुकावटों को दिखाते हैं जिनका सामना निचली जातियों के समुदाय आज भी कर रहे हैं। शायद कोई भी चीज जाति और पेशे के बीच के इस कनेक्शन को हाथ से मैला ढोने की इस दर्दनाक सच्चाई से ज्यादा साफ नहीं दिखा सकती। एक ऐसा काम जो अमानवीय और खतरनाक दोनों है। ये फैक्ट कि लगभग सभी मैला ढोने वाले SC/ST समुदायों से हैं, एक बहुत ही परेशान करने वाला रिमाइंडर है कि कैसे जाति का ये ढांचा आज भी सबसे हाशिए पर खड़े लोगों को सबसे अमानवीय कामों में धकेलता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ असमानता और परंपरा की नहीं है। भारत की आजादी के बाद से कुछ पावरफुल ताकतों ने इस सदियों पुराने सिस्टम को चुनौती दी है और उसे बदला भी है। चलिए अब बदलाव लाने वाले इन कारणों पर फोकस करते हैं। तो 3 मुख्य ताकतों ने जाति की नींव को हिलाया है। पहली, कानून की ताकत जो हमारे संविधान में है। दूसरी, ज्ञान और नए मौकों की ताकत जो मॉडर्न एजुकेशन और बदलती इकोनॉमी से आई है। और आखिर में दुनिया से जुड़ने की ताकत जिसे ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने मुमकिन बनाया है। भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक क्रांतिकारी ब्लूप्रिंट है। आर्टिकल 15 जैसी धाराओं के साथ ये साफ कहता है कि आपकी जाति के आधार पर भेदभाव गैर कानूनी है, और आरक्षण जैसी नीतियों के जरिए ये उन लोगों के लिए मौके बराबर करने की कोशिश करता है जिन्हें तारीखी तौर पर पीछे रखा गया है। ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जो जातीय आधारित भेदभाव की सोच को सीधे चुनौती देता है। इसके साथ साथ शहरों के विकास और एक नई अर्थव्यवस्था ने भी खेल बदल दिया है। जब कोई अपने गांव से नौकरी के लिए बेंगलुरु या मुंबई जैसे शहर जाता है तो उसकी पहचान अक्सर उसकी जाति से कम और उसके स्किल से ज़्यादा तय होती है। एक IT ऑफिस या कॉल सेंटर में लोग इस आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं कि वे क्या काम कर सकते हैं, न कि वे किस जाति से आए हैं। इससे पारंपरिक सामाजिक बाधाएं टूट रही हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरे मसले के सबसे बड़े विरोधाभास पर। इतने सारे बदलावों के बावजूद कानूनी, आर्थिक और सामाजिक जाति की पहचान इतनी मजबूती से क्यों बनी हुई है? आइए इस मॉडर्न पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है,
जाति एक चट्टान की तरह स्थिर और एक नदी की तरह बहती हुई दोनों एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये आधुनिक भारत की पहचान को समझने के सबसे बड़े सवालों में से एक है। इसका जवाब निरंतरता और बदलाव के बीच के इस तालमेल में छिपा है। निरंतरता दिखती है पर्सनल लाइफ में। आज भी ज्यादातर शादियां जाति के अंदर ही होती हैं, लेकिन बदलाव पब्लिक लाइफ में साफ है। जाति अब सिर्फ एक धार्मिक पहचान नहीं रही, ये एक पावरफुल पॉलिटिकल टूल, एक नेटवर्किंग ग्रुप बन गई है। तो जहां इसके पारंपरिक रूप कमजोर हो रहे हैं, वहीं ये नए आधुनिक तरीकों से खुद को मजबूत भी कर रही है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जाति का भविष्य पूरी तरह से खत्म हो जाना है, या फिर बस इसका रूप बदलते रहना?